सुप्रीम कोर्ट या फिर जजेस को लेकर जो एक अनटचेबल है कि उनको कोई टच नहीं कर सकता, वो खुद को एकदम सुप्रीम मानते हैं इन एवरी सेंस। अभी जो नए सीजे बनने वाले हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम ही है हकीकत, ये तो पूरा देश जानता है। बीजेपी के चीफ होते थे बंगारू जी लक्ष्मण। हुँ, उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए 1 लाख रुपए किसी से लिए थे और उसको भी पार्टी फंड में डिपॉजिट कर दिया था। इसके लिए उनको बीजेपी का अध्यक्ष पद छोड़ना भी पड़ा और उनको जेल भी हुई थी। जस्टिस वर्मा के घर पे करोड़ों का कैश पाया गया था और उसको भी बताया नहीं जा, उसको भी मीडिया में 1 हफ्ते बाद आया था ये चीज। एब्सोल्युटली। उसको द, उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। जो पाकिस्तान के अंदर यूज हो रहा है उसको रीजन देके आप भारत के राष्ट्रपति के ऊपर ये डायरेक्शंस कैसे दे सकते हो? अब फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान हमारे लिए कब से प्रेरणा हो गया है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों से जो तनातनी चल रही है वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ उसके बाद जो राष्ट्रपति द्वारा उस पे हस्ताक्षर हुए और उसने कानून का एक रूप लिया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं डाली गई उसके विरोध में और उसको असंवैधानिक घोषित करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को ही निर्देश दे डाले, जिसके जवाब में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्रिटिसाइज किया थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को। अब ये जो जंग है ये जारी है और अब इसके बाद ये जो विवाद खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़े सारे सवाल हैं। कॉलेजियम को लेके अक्सर बात होती है और जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जजेस को लेकर जो एक अनटचेबिलिटी नॉट इन अ रॉन्ग सेंस बट एकदम अनटचेबल है कि उनको कोई टच नहीं कर सकता, वो खुद को एकदम सुप्रीम मानते हैं इन एवरी सेंस। तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिससे ये भी निकल कर आता है, क्या अब वो समय है कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म के बाद ही हम जो देश में न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रणाली है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है हमारे देश में वो बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको लेकर हम आए दिन चर्चा करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो सारे सवाल हैं इस पे हम बात करेंगे। शुरुआत इस पे वक़्त से हुई थी और उमेश जी इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कैसे देख रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से जब से वक़्त कानून बना उसके बाद से ही जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल कर रहे हैं। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसे कह सकते हैं? अब सवाल ये है कि अभी जो नए सीजे बनने वाले हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम ही है हकीकत, ये तो पूरा देश जानता है। आप इस पूरे मसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे याद है मैं व्यूअर्स को एक कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगा। 2010 या 12 में बीजेपी के चीफ होते थे बंगारू जी लक्ष्मण। हुँ, उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए 1 लाख रुपए किसी से लिए थे और उसको भी पार्टी फंड में डिपॉजिट कर दिया था। इसके लिए उनको बीजेपी का अध्यक्ष पद छोड़ना भी पड़ा और उनको जेल भी हुई थी। ठीक है, सिर्फ 1 लाख रुपीज के ऊपर। और आज हमने देखा है कि कैसे जस्टिस वर्मा के घर पे करोड़ों का कैश पाया गया था और उसको भी बताया नहीं जा, उसको भी मीडिया में 1 हफ्ते बाद आया था ये चीज। एब्सोल्युटली। उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये क्वेश्चन रेस करता है कि इंटेग्रिटी ऑफ द जुडिशियरी। हम जुडिशियरी के ऊपर वी आर रियली हैप्पी कि जिस हिसाब से उन्होंने जजमेंट्स दिया था राम सेतु के ऊपर भी, फिर राम टेम्पल के ऊपर भी, आर्टिकल 370 को भी उन्होंने अपहोल्ड किया। एवरीथिंग आई रियली पे माय रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, बट सम डिसीजंस ऑफ लेट मुझे कहीं पे ये लग रहा है कि दे आर गोइंग वेवर्ड। आपने एक तरह से प्रेसिडेंट को बोल दिया है, निर्देश दिया है, मतलब यू हैव डायरेक्टेड द प्रेसिडेंट कि हुँ, you cannot keep the bill for more than 3 months with you and you are expected to sign। प्रेसिडेंस दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ये होता है, इसके लिए आपको भी ये करना पड़ेगा। दिस इज absurd, दिस इज अ हाइट ऑफ absurdity। अम्बर जी, जो पाकिस्तान के अंदर यूज हो रहा है उसको रीजन देके आप भारत के राष्ट्रपति के ऊपर
ये डायरेक्शंस कैसे दे सकते हो? अब फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान हमारे लिए कब से प्रेरणा हो गया, ये बड़ा सवाल है। हाँ, मैंने ये देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको क्या दिखता नहीं है क्या कि 5.2 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और साल में कितने दिन छुट्टी लेते हैं वो लोग? व्हाई कांट दे वर्क 365 आवर्स, 365 डेज, सॉरी, 24/7, 365 डेज। और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के लिए वो लोग रात को भी काम करना चालू कर देते हैं, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। चलिए, वो माय लॉर्ड्स है, वो कुछ भी किसी का भी विधान लिख सकते हैं, पर आर दे अबव द लॉ? सबसे पहले देश का नागरिक ये पूछ रहा है। राइट टू इक्विटी एंड इक्वालिटी की बात की जाती है हमारे संविधान में, हम्म। तो ये इक्विटी एंड इक्वालिटी इक्वालिटी कहाँ गया कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक करोड़ ऑफ रुपीज और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है, एंड बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट who took just 1 lakh rupees and deposited it in the party fund, उनको मालूम नहीं था ऐसे ही, मतलब इट वाज अ क्लेरिकल मिस्टेक, हम्म। प्रोसीजरल मिस्टेक। उनको पार्टी पोजीशन से रिजाइन भी करना पड़ा, उनको सजा भी सुनाई गई। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मुझे आता है, क्योंकि बहुत लोग भूल चुके होंगे बंगारू जी लक्ष्मण को, बट आई वुड ट्राई टू रिमाइंड द व्यूअर्स कि यू शुड आस्क क्वेश्चंस राइट नाउ। एंड सेकंड, 5.2 crore cases pendency, and how can you open the courts at midnight for some section of the people? Bollywood stars होते हैं, terrorist होते हैं, and why are you considering application from some prominent lawyers? अब बाकी लॉयर्स का क्यों नहीं लेते हैं? तो वहां पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नेपोटिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड व्हाई इज दैट द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स इट्स ओन जजेस? व्हाई कांट देयर बी एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म? ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट। और आपने ये देख लिया है कि कैसे दे हैव नाउ स्टार्टेड डायरेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वो प्राइम मिनिस्टर को भी कर सकते हैं। दे विल से दैट प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट गो टू सऊदी अरेबिया, और उधर जाके उन्होंने ये करार साइन नहीं करना चाहिए था। हम्म। दे विल से, और ऐसा भी हो सकता है दे माइट इश्यू सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल थिंग्स फॉर हाउ द आर्मी मैन शुड कंडक्ट देमसेल्फ इन वॉर टाइम। वो बोलेंगे कि अगर वो आपके ऊपर बाबर मिसाइल डाल रहे हैं, तो आपको अग्नि मिसाइल नहीं डालनी है, आपको अपनी आकाश मिसाइल डालनी है। दे माइट से ऑल दिस थिंग्स। हो सकता है। देखिए, नाउ दे हैव इंट्रूडेड इनटू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, डे टू डे फंक्शनिंग। सो दिस इज, इसके लिए धनखड़ जी ने वो बोला था। उन्होंने ये भी बोला है कि आपके ऊपर इतने, आपके आपके जजेस के घर पे करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, उसकी जांच भी आप खुद करते हो, ये कैसे पॉसिबल है? और आज जब विष्णु शंकर जैन ने मुर्शिदाबाद, ये तो उमेश जी वही हो गया ना जो वक्फ बोर्ड का था कि हमारे पास ही शिकायत, हमारे खिलाफ शिकायत होगी, हम ही उसकी जांच करेंगे और हमारा ही फैसला अंतिम माना जाएगा। तो वही मुझे लगता है क्योंकि उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं माय लॉर्ड, इसलिए नहीं मैं, उन्होंने जल्दी मैं इंटरिम ऑर्डर भी दिया और काफी इमोशंस निकल कर आ रहे हैं, तो समझ में आ रहे हैं क्योंकि एक ही। जी। देखिए, जनरली आई अवॉइड स्पीकिंग फॉर जुडिशियल मैटर्स, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक तरह से बात करनी जरूरी है अभी। हाँ जी। आज देखिए, मुर्शिदाबाद वायलेंस के ऊपर जब विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी है, तब जस्टिस बी आर गवई, जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे May 14 के बाद, उन्होंने बोला है वी आर एलिज्ड ऑफ इंक्लूडिंग ऑन पार्लियामेंट्री फंक्शंस। यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? व्हाई कांट दे टेक एक्शन अगेंस्ट द ममता बनर्जी गवर्नमेंट? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या पोस्ट पोस्ट वायलेंस हो रहा, हुआ नहीं था क्या? 2021 के लोक असेंबली इलेक्शंस के बाद वायलेंस हुआ था। आई रिमेम्बर एन 80-year-old लेडी वाज रेप्ड। आप सोचिए। और उसी के ऊपर, उसी के लिए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने आप को अब्सॉल्व करना चाहता है। क्यों? आपकी मर्जी होगी तब आप आ जाओगे, आपकी मर्जी होगी आप पीछे हट जाओगे, ये कैसे चीज हो सकती है? और सेकेंड, राइट टू इक्विटी एंड इक्वालिटी, यही आ रहा हूँ वक्फ बोर्ड के ऊपर। उन्होंने अभी एक हफ्ते के लिए एक तरह से ऑर्डर दे दिया है
कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को आप डी नोटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? और आपको 1 हफ्ते तक उसको जो लॉ व्हिच हैज़ बीन पास्ड बाय द बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंशियल एक्सेंट मिल गया है, उसको अभी एक तरह से 1 वीक के लिए उन्होंने अपना दे हैव केप्ट इन अबेयंस। तो उन्होंने सेंट्रल से एक तरह से जवाब माँगा है। तो कल ऐसा भी हो सकता है ना अंबर जी, कल भारत अगर पीओके लेने जाएगा, तो यहाँ पे कोई लोग बोलेंगे कि हमको पीओके शुड नॉट बी टेकन, इसके लिए then Supreme Court might say that our army should not intrude into POJK. Is this possible? क्योंकि ये जजेस है, माई लॉर्ड्स है, इनके पास विजडम भरा हुआ है। हम सब तो बेवकूफ है, देश की आम जनता बेवकूफ है। वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल द थिंग्स। इनके लिए अगर फिल्म स्टार्स के लिए होता है तो रात को भी ये लोग काम करना चालू कर देते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं करते? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ। टैक्स के पैसे तो हमारे ही लगते हैं ना, एवरीबडी इज पेइंग द टैक्सेस। आज जजेस को जो सुविधाएं मिल रही है, हु बेयर्स द अल्टीमेट थिंग? जैसे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टू आवर पॉलिटिशियंस, व्हाई आर जजेस केप्ट अबव द पॉलिटिशियंस एज वेल? और उनके अगर एग्जैक्टली हम और जब एसेट डिक्लेयर करने की बात आती है तो हम सभी को अपने एसेट डिक्लेयर करने होते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो, ऑफिसर हो, सबको बताना पड़ता है कि आपकी क्या माली हालत है। और जब बात जजेस की आती है तो वो इस सब से पूरी तरह से अछूत रह जाते हैं, उनको कोई बोल ही नहीं सकता। जैसे आपने जस्टिस वर्मा का केस बताया, जिस तरह से केस सामने आया था, अगर कोई पॉलिटिशियन होता, कोई बिजनेसमैन होता या कोई आम आदमी होता हमारे जैसा, उसको तो इन्होंने बड़ी सजाएं लगा दी होती और पूरे देश में उस पे चर्चा हो रही होती कि देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, ये फलानी पार्टी का है, ये फलानी पार्टी का है। और उसमें बड़ी-बड़ी लॉबिंग और ये वो चर्चा सब कुछ हो गई होती है। लेकिन जब जस्टिस सिस्टम पे या जुडिशियल सिस्टम पे बात आती है तो ये तो खबर ही छुपा दी जाती है, उस पे कोई स्वतः संज्ञान या कुछ भी नहीं है। मतलब क्योंकि वही है ना कि बोलते हैं कि एक ही जैसे हैं सब। देखिए, अब मैं आई रेस्पेक्ट द विजडम ऑफ द जुडिशियरी, बट हुँ, व्हाट हैज द जुडिशियरी डन फॉर द कॉमन मैन? आपके पास 5.2 करोड़ केसेस है, एंड आज मुझे अगर किसी से जस्टिस लेना है तो मुझे लगेगा कि आई शुड बी रीबॉर्न अगेन, और उसके लिए भी वो रीबॉर्न के बाद भी अगर वो मेरी पिटीशन अप्लाई करेंगे क्या कि मुझे हुँ, प्रीवियस जन्म के लिए जस्टिस मिल जाएगा? वो भी हुँ, अलाउ नहीं करेंगे वो लोग। सो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हुँ, इन्हें मैंने तो यही पढ़ा है। अब जी। 5.2 करोड़ केसेस पेंडिंग है, उसको सुनने के अलावा बाकी आप फालतू की इतनी सारी टाइम देते हैं इररिलेवेंट इश्यूज को। आपके पास कितना टाइम हो सकता है? और आप सारी पिटीशंस क्यों नहीं सुनते हो? नेशनल इंपॉर्टेंस की पिटीशंस नहीं सुनोगे, पर हुँ, जहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को कटघरे में डालना है, तो आप उनको भाषण सुनाते रहते हो। हुँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी की गवर्नमेंट इज रियली इज मतलब उनके अंदर कोई खामियां नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बट प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। आप खुद दूध के धुले होने चाहिए। आपके ऊपर अगर इतने सारे क्वेश्चंस रेज किया जा रहा है, then you are answerable as well. Why is the Chief Justice of India remaining quiet? Why are the former Chief Justice of India judges जो इतनी भाषण देते रहते हैं हर जगह जाके, preaching about morality, preaching about honesty, मतलब बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं विक्टोरियन लैंग्वेज में, हमें तो इतना समझ में आता नहीं है। और जिस हिसाब से वो कुछ भी कोट कर देते हैं शेक्सपियर का, उनको चाणक्य तो कोट करना आता नहीं है, जो हमको समझ में आता है वो तो कोट नहीं करेंगे। कहीं वो कहीं वो सोक्रेटिस को कोट करेंगे, प्लेटो को कोट करेंगे, और वो भी मतलब एक बहुत ही इन एन एक्सेंचुएटेड सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश जिसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा। और एक 1000 अच्छा, पर जब भाषा पे बात आती है, आप जाएँ कोर्ट में, जिन लोगों का वो केस होता है और जो प्रोसीडिंग चल रही होती है, बेचारे उसको समझ में ही नहीं आता कि भाई मियाँ लॉर्ड क्या बोल रहे हैं और वकील साहब क्या बोल रहे हैं, उनको पता ही कुछ नहीं चलता क्योंकि आप अंग्रेजी में सारी प्रोसीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग्स कर रहे हैं। तो मुझे ये सवाल बार बार सामने आता है क्योंकि मैं कई सारे उसमें मैं मामलों में पिटिशनर भी हूँ।
हालाँकि मैं तो ये है कि मैं अंग्रेज़ी समझ लेती हूँ और थोड़ी बहुत बोल भी लेती हूँ। लेकिन बेचारे आम आदमी जो जिनके केसेज़ हैं, उनको देखिए कि उनको बिल्कुल पता नहीं चलता और जिस तरह की भाषा लिखी होती है, ड्राफ्टिंग होती है, वो तो बिल्कुल आम आदमी को समझ में ही नहीं आती। अब सवाल ये है कि अपनी भाषा से इतना परहेज़ क्यों है? देखिए, ये तो माय लॉर्ड को ही पूछना पड़ेगा कि चलिए एटलीस्ट वो लोग इंग्लिश में तो कर रहे हैं, स्पेनिश या फ्रेंच में कर दिया और जर्मन में कर दिया तो हमारी और भी हालत खराब हो जाएगी। वी शुड बी हैप्पी दैट दे आर डूइंग इट इन इंग्लिश। रियली आई एम टेलिंग यू। कल उन्होंने अगर अरेबिक में चालू कर दी या तुर्की में चालू कर दी या कोई हिब्रू में चालू कर देंगे, तब सोचिए हमारी हालत क्या हो जाएगी। एटलीस्ट दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, वी शुड बी हैप्पी। भले विक्टोरियन इंग्लिश बोलते हैं, हमको थोड़ा टाइम लगता है समझने में, बट ठीक है, चलेगा। मैं तो यहीं पे बोल सकता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जो जजेस हैं, नहीं, उन इंग्लिश बोलते वो बात ठीक है, लेकिन जिससे जुड़ा मामला है, जिसको समझ में आना चाहिए, जिसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आम आदमी को अंग्रेज़ी बोलनी समझनी नहीं आती है। तो सवाल ये है इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो पढ़े-लिखे भी होते हैं, तो अच्छी अंग्रेज़ी समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को एक्सेंट समझ में नहीं आता है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, तो उनके लिए सुविधा कहाँ पे गई कि उनको पता चले कि भई हमारे मामले पे क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या कहा जा रहा है? देखिए वही होता है जो लीगल फ्रेमवर्क होता है, जो लीगल फ्रेटर्निटी है, दे हुँ, शुड आस्क फॉर सिम्प्लिफिकेशन of judgments, simplification of arguments, हुँ, simplification on the trial proceedings. हुँ। बताया जाना चाहिए कि आज ये ट्रायल ये इस हिसाब से हो रहा है। जो भी अक्यूज्ड और पेटिशनर है, उनको पहले बताना चाहिए कि उनकी लैंग्वेज में कि ये चीज़ हो रहा है। और अगर माननीय जज कोई भी भाषा यूज़ करे, अगर मैं कर समझ लीजिए मैं तमिलनाडु से आता हूँ, मेरे को तमिल आती है और आप हिंदी में बात कर रहे हो या अगर आप उर्दू में बात कर रहे हो, तो आप ट्रांसलेटर भी रखिए कि मुझे समझ में आए कि जज ने ये बोला है, तब जाके काम होगा। क्योंकि एब्सोल्युटली। प्रोसीडिंग्स कैसे होती होगी, अ, यू आर लिविंग द ज अपने जो जस्टिस सिस्टम का मज़ाक बना के रखा है। मैं तो यही लग रहा है मुझे। मुझे आज और कोर्ट में वो आज राहुल अगर गांधी जी एक बार फिर से विदेश गए हैं और विदेश में जाके जो हमेशा करते हैं वो देश के खिलाफ बोल के आते हैं, वो फिर से वही कर रहे हैं। वो यहाँ पे रहते बोलते-बोलते उनका मन नहीं भरता, वो अमेरिका, लंदन जाते हैं, फिर देश के खिलाफ बोलते हैं। अब बोल के आए आए हैं वो मतलब बोल रहे हैं वहीं पे अभी। वो बोलते हैं कि अमेरिका में है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अब इनसे पूछ ले कोई जहाँ पर इनकी सरकार है जिन-जिन राज्यों में, तो क्या इन्होंने रिश्वत देकर जीत हासिल की थी उन राज्यों में? सबसे पहले तो राहुल गांधी एंड हिज 99 एमपीज़ शुड रिजाइन फ्रॉम लोकसभा। मैं तो ये चाहता हूँ, इफ ही इज वेरी मच राइट, कन्विक्शन है उनको कि हुँ, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, दे ही शुड नॉट एन्जॉय द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ हुँ, बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही शुड इमीडिएटली रिजाइन, अंबर जी, आई फील दैट। तो मैं माननीय राहुल गांधी जी से बोलता हूँ कि आप प्लीज रिजाइन कर दीजिए और फिर बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालिए, तो ठीक हुँ, लगता है। आप सारे बेनिफिट्स यूज़ कर रहे हो, आप स्टेट के सारे प्रोटोकॉल्स, प्रिविलेजेस यूज़ कर रहे हो, फिर बाद में जाके आप बाहर जाके अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स बना रहे हो। हुँ, ये काम सुप्रीम कोर्ट, व्हाई इज़ सुप्रीम कोर्ट नॉट सेंसरिंग राहुल गांधी फॉर हुँ। मेकिंग irrelevant statements against Election Commission of India? Can Mr. Justice Gawai tell me? वो जवाब देने के लिए आंसरेबल नहीं है, बट वी कैन आस्क क्वेश्चंस, नो? बिकॉज़ जजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉपुलर ओपिनियन। मेरा ये मानना है कि उनके अंदर विज़डम नाम की चीज़ रह नहीं गई है। उन्हें ये लगता है कि जिस जजमेंट से उनको मीडिया पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलेगी, वो उस टाइप के स्टेटमेंट्स दे मेक सच सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। उनको मीडिया में हाइलाइट मिलता है। उनको अपनी फ्रेटर्निटी में आ गया है कि आपने वो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। जबकि देखा जाए तो उन्होंने जस्टिस सिस्टम का मज़ाक बना के रख दिया है। नाउ आप जुडिशियल कॉन्फिडेंस आप पूछ लीजिए इंडिया में किसी से भी, डू दे ट्रस्ट द जुडिशरी फर्स्ट? मैं नहीं बोलता। लेट अस क्योंकि यू विल जस्ट उनको बोल ये दीजिए बात व्हाट इज़ बहुत हद तक सही है क्योंकि लोगों को कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, वो केस कोर्ट में ले जाने से डरते हैं। बहुत सारे लोग सेटलमेंट कर लेते हैं। इनफैक्ट एक्सीडेंट, मर्डर, रेप के मामले होते हैं, लोग सोचते हैं कि चलो कुछ ले दे के
मामले को दफन करे, क्योंकि इस आप 50 साल लग पंचायत जाएंगे, क्यों लोग मर जाएंगे, आप लाखों पंचायत रुपए क्यों खर्च हो चलती है? जाएंगे, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। आम आदमी को सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी, और मियाँ लॉर्ड हिजाब का मामला होगा या किसी टेररिस्ट का मामला होगा, रोज दिन ब दिन सुनवाई, बैक टू बैक नॉन स्टॉप सुनवाइयां चलते रहते हैं। तो जहां पे प्रायोरिटीज आपकी बिल्कुल अलग हो, जहां पर इंसाफ के लिए आम आदमी किस उस कतार में आता ही ना हो, तो आप कहाँ से इंसाफ की उम्मीद रखिएगा। और जो पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात आपने भी कही, और बहुत सालों से चर्चा होती है, और हमेशा मैं ये बात हमेशा से ये बात कहती आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे मामलों पे रिफॉर्म के लिए काम करती हूँ और उनकी एडवोकेसी करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिकाएं हैं। मांग हमारी सबसे ज्यादा ये होती है, देखिए हम सोशल एक्टिविज्म, सामाजिक इस तरह के काम और अवेयरनेस बड़े होते हुए देखते हैं, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिफॉर्म की जो आवश्यकता है, जहां पर बहुत ज्यादा बात और काम करने की जरूरत है, उस पे हम उतना बात और काम होते हुए नहीं देख रहे। मैं ये बात पिछले कम से कम 8-9 सालों से बोल रही हूँ। बहुत ज़रूरी है कि हम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएँ, जागरूकता लाएँ, बदलाव लाएँ, क्योंकि जब ये हमारा जस्टिस सिस्टम बेहतर होगा, तो बहुत सारी सोशल जस्टिस इंश्योर कर पाएँगे, लोगों का कानून के प्रति भरोसा बढ़ेगा। जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, उनके अंदर कानून का डर होगा, सारी चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। तो इस दिशा में हम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में भी बदलाव देख रहे हैं, सारा कुछ बदल रहा है, इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है, लोग भी बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन अगर कोई नहीं सुधर रहा है, नहीं बदल रहा है, तो वो है जुडिशरी। और उस पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो जुडिशरी रिफॉर्म्स है वो लाना ज़रूरी है। जजेस का अपॉइंटमेंट जो सेल्फ अपॉइंट वो लोग कर रहे हैं, ये हम्म। कोटरी को खत्म करना भी ज़रूरी है। उनके ऊपर हम्म। क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है, लोगों को बोलना भी ज़रूरी है। लोगों हम्म। के बीच में एक तरह से मैसेज भी जाना चाहिए कि आपके 5 जी। करोड़ 20 लाख केसेस पेंडिंग हैं और जजेस हमारे वहाँ पे 130 140 दिन छुट्टी ले लेते हैं साल में। हम्म। तो वहाँ पे वो 24 घंटे काम क्यों नहीं करते? रात को कोर्ट बैठाइए, आप अपॉइंटमेंट करिए, आराम से करिए, रात को भी लोग जाके लड़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ने का है? हम्म। आपके पास तो इतने सारे केसेस हैं, 24/7 365 डेज़ चलते रहने दीजिए। इमरजेंसी में आप कोर्ट्स जब बंद भी होती है, तब इमरजेंसी में खुल भी जाती है ना। तो व्हाई इज़ दैट कि टाइगर मेमन के लिए चलती है या संजय दत्त के लिए चले या सलमान खान के लिए चले? क्या देश के अंदर बाकी सिटिज़न्स नहीं है? लॉ ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये दिस इज़ एनश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म। अम्बर जी मुझे ये बताइए इक्विटी इक्वालिटी कहाँ है? और ये नहीं, वक्फ मैं बोर्ड और ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये संविधान में बोला तो गया है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखते। अगर सही माने में इक्वालिटी बिफोर द लॉ होते, तो फिर पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर होते ही नहीं। कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारे कानूनों में दिखते हैं, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन कानूनों में कुछ और नजर आता है। तो तो मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन का जो विजन है, वो अपने कानूनों में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? व्हाई हैव एब्सोल्युटली दे नॉट डायरेक्टिव यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ जी। व्हाई हैव दे नॉट अबॉलिश्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? व्हाई हैव दे नॉट एब्सोल्युटली। एस्टैब्लिश्ड abolished स्टेट कंट्रोल ओवर हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स? अगर ऐसा ही है तो आप वक्फ बोर्ड को भी स्टेट कंट्रोल में लाइए, आप क्रिश्चियन लैंड्स भी लाइए, आप गुरुद्वारा के भी लाइए। व्हाई ओनली हिंदूज? मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता और हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, उसमें भी हम अगर आर्टिकल 44, उसका भी कुछ नहीं हुआ आज तक, जबकि बाबा साहिब को लेकर सब लोग इतना ज्ञान देते हैं। बाबा साहिब तो चाहते थे कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो वही है ना कि बड़ी कन्वीनियंस वाली चीजें नजर आती हैं, जहां चूज करना है अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर लो, बाकी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वही है, देखिए आज जो बंगाल के जो नागरिक चिल्ला रहे हैं कि ममता रेजिम में उनके ऊपर जिस हम्म। हिसाब से जो कत्लेआम चल रहा है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद करके बैठ चुका है। उन्होंने बोल दिया है कि वी आर एलिजेंट ऑफ इंट्रूडिंग ऑन पार्लियामेंट्री फंक्शंस। हम्म। अब वहां पे आप नहीं लोगे, कहीं पे आप सो मोटो एक्शन लेके आप डायरेक्टिव पास करोगे, ऐसा क्यों? अब यही सिंपल तो है। क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है, ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, एक नहीं ऐसे लाखों एग्जाम्पल मिलेंगे, जहां पर कन्वीनियंस है नजर आती है, तो वहां पर आप स्वतः संज्ञान लेते हैं, बाकी स्वतः संज्ञान
गया कहीं भी, आपको कहीं भी जाएँ, हमको नहीं लेना तो नहीं लेना। तो ये सिलेक्टिव स्वतः संज्ञान बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक बन गया है और इनफैक्ट पूरी ही जुडिशरी अब सालों के दायरे में आ रही है। जो बदलाव की माँग उठ रही है जुडिशरी में, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जब सब तरफ रिफ़ॉर्म है तो जुडिशरी में क्यों नहीं होने चाहिए? और बहुत ज़रूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोगों का कानून में विश्वास बढ़ाने के लिए, पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, आम लोगों के लिए, लोगों को न्याय मिले, जो हर एक नागरिक का अधिकार है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन रिफ़ॉर्म्स को किया जाए। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम।